हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंतर्गत आप जीके की सीरीज में आप पढ़ने वाले हैं आज मध्यकालीन इतिहास। क्या साथियों? मध्यकालीन इतिहास। यदि आपने इसके पहले प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं साथियों। प्राचीन भारत का इतिहास अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है साथियों, जो कि आज है यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, कुछ स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम पॉइंट वाइज आगे समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 में ईस्वी में प्रस्थान किए थे। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 में ही हुआ था साथियों। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। तो देखिए, फारसी ग्रंथ की बात करें, जो चचनामा, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। किसकी? चचनामा के द्वारा अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 999 से कहाँ तक साथियों? 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण, कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसने किताब उल यामिनी अथवा इसे हम और क्या कह सकते हैं, तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? उतबी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा। देखिए, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कवि था साथियों। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि, किसके? पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है फिरदौसी को। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि सल्तनत काल के प्रमुख भवन है और उसके निर्माता और वह कहाँ स्थित है उसका स्थल देखते हैं। तो यहाँ पर आप भवन देखेंगे और इस लाइन में आप निर्माता और यहाँ स्थल देखेंगे। स्पीडली समझते हुए चलेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर एक मैराथन क्लास है साथियों। क्या है? मैराथन क्लास है, जो कि यहाँ पर प्राचीन कंप्लीट करवाया जा चुका है और यह मध्यकालीन इतिहास है, जो कि एक ही टॉपिक में कंप्लीट करवाया जाएगा। देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कौन कराया था साथियों? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर में स्थित है। और अतारकिन, क्या साथियों? अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने, जो कि नागौर में है। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, दिल्ली में है साथियों। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जो कि दिल्ली में है। और अलाई दरवाज़ा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यह दिल्ली में है साथियों। गयासुद्दीन का मकबरा, तो गयासुद्दीन का मकबरा गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, जो कि दिल्ली में है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने बनवाया, दिल्ली में स्थित है। जहाँ पनाह नगर को मोहम्मद तुगलक ने निर्माण किया था साथियों, दिल्ली में स्थित है। अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने, जो कि पांडुआ बंगाल में है। और कोटला फिरोज शाह किला, जो कि फिरोज तुगलक ने बनवाया था साथियों, यह भी दिल्ली में स्थित है। आगे बात करें अटाला। देखिए, अटाला की बात करें अगर हम, तो अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था, जो कि जौनपुर में है। हिंडोला महल हुसंग शाह ने बनवाया था, मांडू में स्थित है। और जहाज महल, देखिए जहाज महल हुसंग शाह ने बनवाया था, मांडू में स्थित है। दोनों मांडू में ही स्थित है साथियों। चांद मीनार जिसे चार मीनार भी कहते हैं, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, हैदराबाद में स्थित है।
और विजय स्तंभ की बात करें, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में बनवाया था साथियों। आइए हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आपसे कह रहा है साथियों, क्वेश्चन वन लाइनर के माध्यम से समझेंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था। क्या था? अल-बिरूनी था साथियों। अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। किस पर हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। मित्रों आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो जाते, दोनों पार्श्व क्या हो जाते हैं? परास्त हो गए, हार गए। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 1194 में चंदावर का युद्ध हो जाता है साथियों, जो कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा, जो कि अरबी में खुदाया गया है, कलमा खुदाया गया साथियों, दूसरे तरफ कलमा, जो कि अरबी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात रहे साथियों। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी साथियों, और ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा साथियों। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। क्या साथियों? इसने सुल्तान की उपाधि और नहीं धारण की साथियों। चलिए, तो यह दो ही उपाधियों से संतुष्ट रहा। आगे बात करें साथियों, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अधिक दान करता था। उसे लाख बख्श इसलिए कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, आधुनिक नाम से जिसको पोलो कहते हैं, और घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। और दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि साथियों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, उसने सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। खलीफा ने 1229 में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया था। क्या किया था? जीता था, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। यानी कि खलीफा ने 1229 में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीता था, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की थी। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सल्तनत के युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया था, तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी साथियों। वहाँ पर सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया जाता था, यानी कि टकसाल करवाया जाता था। मंगोल नेता, देखिए मंगोल नेता की बात करें, जो चंगेज खां है, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। सुल्तान बलबन का पूरा नाम की बात करें तो साथियों गयासुद्दीन बलबन था। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। किसको? सुल्तान बलबन को। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। देखिए 1249 की बात करें तो 1249 में साथियों 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से कर दिया था। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद मिला उसे। और बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और बलबन ने फारस के कहाँ साथियों? फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था साथियों। किससे प्रेरणा लेकर? लोक प्रचलित वीरों से, जो कि फारस के थे, वहाँ से प्रेरणा लेकर राजनीतिक आदर्श का निर्माण किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत एक खुदाई माना गया। क्या माना गया? राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, यानी जिसे हम कह सकते हैं नियामत एक खुदाई नाम से जाना जाता था। चलिए आइए देखते हैं। उसके अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है। क्या? उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। किसके बाद? पैगंबर के बाद है। हजरत
मोहम्मद। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राजा जिल्ले अल्लाह, क्या जिल्ले अल्लाह या फिर जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। क्या राजा जिल्ले अल्लाह या फिर जिल्ले इलाही अर्थात इसे ईश्वर का प्रतिबिंब कह सकते हैं। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में शुरू किया था साथियों। बलबन ने ईरानी बादशाहों की परंपरा को स्टार्ट किया था। बलबन ने सिजदा, जिसे भूमि पर लेटकर अभिवादन किया जाता था, क्या बलबन ने सिजदा, जो कि भूमि पर लेटकर अभिवादन नमस्कार किया जाता था, और यानी कि सिजदा और पाबोस, पाबोस में क्या होता है, सुल्तान के चरणों को चूमना पड़ता था साथियों। ऐसी रीतियों का क्या किया था, आरंभ किया था बलबन ने साथियों, सिजदा और पाबोस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन, देखिए बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा को स्टार्ट किया था, आरंभ किया था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था भाई, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। उसने आपको यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन बताया था। क्या बताया था उसने, अपने आप को ये बताया था यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन बताया था उसने अपने आप को। किसने साथियों, अलाउद्दीन ने बताया था। आइए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और क्या, उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। क्या पद्मिनी किसकी पत्नी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में मिलता है साथियों। पद्मिनी की कहानी का आधार क्या है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि जायस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं साथियों, जिनकी कब्र अमेठी में संभवतः है। तो बात करें तो साथियों, ये पद्मिनी जो कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी, इनकी कहानी की अगर हम बात करें तो इनकी कहानी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में वर्णित करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक कफूर की बात करें तो साथियों, मलिक कफूर ने 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि 1000 दिनार में से खरीदा गया था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ कर दिया था। अलाउद्दीन ने पृथक विभाग, जिसे कहते हैं दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। किसने की थी, अलाउद्दीन ने की थी साथियों। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग जिसका नाम है दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे खुद मुकद्दम चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। इनसे जो ये पहले लगान वसूल करते थे, अलाउद्दीन ने परंपरागत से पहले से वसूलते थे लगान को, इन अधिकारियों से उनका पद छीन लिया, यानी कि अधिकार छीन लिया जो वो लगान वसूल करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित कर दिया। आगे बात करें, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की। क्या सार्वजनिक किसने स्टार्ट की, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की साथियों। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घरी कर, क्या था, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर जो दुधारी पशुओं पर लगाया जाता, दूध देते थे दुधारू पशु थे उन पर चराई कर लगाया था, और घरी कर लगाया था घरों और झोपड़ियों पर साथियों। किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। क्या था, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। सर्वाधिक विद्वान था और शिक्षित शासक भी था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में था सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था साथियों। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो साथियों, इन्होंने
कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना की थी। किसने की थी, पूछा जा सकता है। दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना किसने की? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए किया था। इब्न बतूता की बात करें 1333 से 1347 में मोरक्को का मूल निवासी था। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री थे। कौन सा यात्री था साथियों? अफ्रीकी यात्री था। रहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक इसी ने लिखी थी और यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही भारत आया था। साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो किसने लिखा था यह बात को? तो साथियों इस बात को किसने लिखा था? तो इस बात को लिखा था बदायूनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आगे बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमानों लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल, देखिए सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण, क्या साथियों, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और 1200 बागों को लगवाया था। कितने बाग? 1200 बागों को लगवाया था साथियों। चलिए, फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। क्या साथियों? फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद, उलेमा वर्ग की जो स्वीकृति मिली थी उसको स्वीकृति मिलने के बाद हक ए सर्व नाम का सिंचाई कर लगाने वाला एक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। अब फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब अंबाला जिले में है, दिल्ली में लाया गया था। दिल्ली, वो वहाँ से कहाँ लाया गया? दिल्ली में लाया गया साथियों। किसको? तो अशोक के 2 स्तंभ थे, मेरठ और टोपरा का स्तंभ, जो कि दिल्ली में लाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे, स्पेशल डॉक्टर रखे थे, कुशल चिकित्सक रखे थे। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक, क्या यहाँ बात करें नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, तो मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक का नाम था तैमूर। क्या? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक था तैमूर ने भारत पर उसी समय आक्रमण किया था 1338 में। किसने? 1338 में किया था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज्र खां था साथियों। उसके बाद लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने ही की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच घटोली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? तो घटोली का युद्ध पूछा जाए साथियों तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है 1518 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार जाता है। क्या? इब्राहिम लोधी हार जाता है। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी किसने स्टार्ट किया था? सिकंदर लोधी के समय में आरंभ किया गया था। सिकंदर लोधी के समय गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना की गई। किसकी? सिकंदर लोधी के समय साथियों एक गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। किसका? शहनाई सुनने का सिकंदर लोधी बड़ा शौकीन था। सिकंदर लोधी गुल रूखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? गुलरूखी। सिकंदर लोधी गुलरूखी नाम से उपनाम से कविता लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात जो कि संपत्ति कर था, एक प्रकार का संपत्ति कर था, यह समाप्त किया था। सुल्तान सिकंदर ने जो अनाज पर लगाया गया था साथियों संपत्ति पर, अनाज से जकात समाप्त कर, क्या
अनाज से जो अनाज पे लगाया था उसको ज़कात को सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में याद करवाई। किसमें? स्मृति में याद करवाई, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बात करें तो जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर को कहा जाता है। किसको? जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। तो सरकी की स्थापना किसने की थी? तो जिसने स्वतंत्र सरकी के राज्य की स्थापना की, मलिक सरवर। चलिए आइए पॉइंट नेक्स्ट को देखते हैं। सरकी शासकों में लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा। यानी कि सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 की बात आती है, बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत अंग का हिस्सा बना लिया, यानी मिला लिया साथियों। इसके बाद बात करते हैं इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी 1442 जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। ये सबसे महान शासक था इब्राहिम शाह सरकी, जो कि जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया था। इसे भारत का सिराज कहा जाता था उस समय, उस दौरान। आगे बात करें 1420 में, तो 1420 में अली शाह, क्या? अली शाह का भाई कौन था? अली शाह का भाई साथियों शाही खां जैन उल आबेदीन था। कौन था? 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन था। तो साथियों के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठ जाता है। अली शाह का भाई शाह खां जैन उल आबेदीन के नाम से, जैनुल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठ जाता है। अब इनका शासनकाल 1420-70 तक चलता है और उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती थी। क्यों की जाती थी साथियों? तो इसकी तुलना मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती है उसकी धार्मिक उदारता के कारण। किसके कारण? और उसकी तुलना मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती थी। उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो साथियों कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता? मुग़ल बादशाह अकबर के मतलब कि नाम से उसको जाना जाता था। यानी कि किसको? तो साथियों ये है आपके, कौन है? शाही खां जैन अल आबेदीन, जो कश्मीर का सिंहासन बैठता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसकी उदारता के कारण अकबर से तुलना कर दी जाती है, कश्मीर का अकबर। चलिए वूलर झील देखिए, वूलर झील में जौना लंका, क्या? जौना लंका जौनुक लेह नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबेदीन ने करवाया था। इसी ने करवाया था, जिसको अकबर नाम से संबोधित किया जाता साथियों, उसी ने वूलर झील में जौना लंका जौनुक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जैनुल आबेदीन। आगे आ जाते हैं साथियों, बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए कुछ राज्य। पहले बहमनी राज्य था, उससे कुछ राज्य स्वतंत्र होते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए साथियों देखती हैं, यहाँ देखिए राज्य दिया गया है, संस्थापक दिया गया, राजवंश दिया गया। तो चलिए देखते हैं। बरार जो कि राज्य है और इसके संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह हैं, राजवंश इमाद शाही वंश। नेक्स्ट देखते हैं बीजापुर राज्य है, यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक और आदिल शाही वंश है इसका वंश। और अहमद नगर जिसकी संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद और निजाम शाही वंश कहलाया। गोलकुंडा की बात करें तो कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक और कुतुब शाही वंश इसका नाम पड़ा साथियों। आगे बात करें तो बीदर की बात करें तो अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना, यानी कि संस्थापक थे, और बरीद शाही वंश कहलाया साथियों, राजवंश। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों में संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 4 राजवंशों ने शासन किया
और 1377 में बुक्का की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद साथियों उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 सिंहासन पर बैठ जाता है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 जो कि विजयनगर साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। जैसे वहाँ पर पीछे आप पढ़ते हैं नवरत्नों के बारे में आपने पढ़ा, तो यहाँ पर अष्टदिग्गज वो भी किसके दरबार में? तो साथियों यहाँ पर कृष्णदेव राय के दरबार में साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता। और उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज नाम से सुशोभित किया जाता था, यानी सुशोभित करते थे। अब कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई युगों में मिलते हैं, गुप्त काल में भी मिलते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु का साहित्य स्वर्ण युग कहा जाता है। और उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। साथियों कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय पुर्तगाली यात्री का नाम डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। हर एक शासक के अंतर्गत कोई ना कोई यात्री आता था। तो साथियों यहाँ पर कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की और उसके समय में पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस आया था। याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो यानी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। किसने बताया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा में। अब 1565 की बात करें तो 1565 में तालीकोटा में प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को हरा दिया, विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था, यानी केवल बरार नहीं शामिल था, बाकी सारे वहाँ के संयुक्त जो कि राज्य शामिल थे। साथियों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, वर्तमान में हलेबीड है। क्या है? वर्तमान में हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में पड़ता है। हम्पी के खंडहर जो कि वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आगे बात करें विजयनगर काल में विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं अवस्थित है। विजयनगर काल में बनाया गया था। विट्ठल मंदिर जो कि हम्पी का निर्माण साथियों विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा राजा कृष्णदेव ने करवाया था। 1509 से 1529 में करवाया था। प्रशासनिक विभाग एवं इसके प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। यहाँ पर विभाग और उसके संस्थापक हैं, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके जो कि संस्थापक थे। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण जिसे जाना गया नाम से अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। साथियों आगे बात करें दीवाने अमीर कोही। देखिए अमीर कोही की बात करें साथियों, कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके संस्थापक थे। साथियों दीवाने खैरात जो कि दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक संस्थापक थे। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक इसके संस्थापक थे। आगे बात करें विभाग एवं उनकी कार्यविधियाँ क्या थी? तो दीवाने अर्ज की सेना विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित थी, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित थी। साथियों आइए अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों। तो यहाँ अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करें 1242 से 46 ईस्वी के क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। क्या? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही में करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़
कि राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका? मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। सही यहाँ पर सुमेलित करना है साथियों। दोहरा यहाँ पर स्मारक है और शासक है, स्मारक और शासक। देखिए शासक और स्मारक की बात करें साथियों, दोहराबंद, सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह, जहांगीरी महल अकबर, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर। आगे बात करें साथियों, अबुल हसन या मीनुद्दीन खुसरो, अमील हसन यामुनुद्दीन खुसरो। देखिए इसकी अगर हम चर्चा करते हैं अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, तो इसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। इसकी जन्म की 1253 है। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के मटियाली नामक गाँव स्थान पर हुआ था साथियों। कहाँ पर? पटियाली, पटियाली क्या साथियों? पटियाली, पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। यूपी के वर्तमान में कासगंज जिले में पड़ता है। वह खुसरो ने स्वयं तूते हिंद कहा, अपने को खुसरो ने तूती ए हिंद कहा। अमीर खुसरो की रचनाओं में, उनकी रचनाओं में किसके? अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, तारीख ए अलाई आसिका, नूह सिपहर तथा तुगलकनामा प्रमुख है। क्या है साथियों? इनकी रचना है अमीर खुसरो की। तो यहाँ पर एक आध रचना देख सकते हैं, तो इसे यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखें खुसरो। देख खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी ने, इसने जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी। संगीत यंत्रों तबला सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो। राणा कुंभा की बात करें, ये संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। क्या प्रणयन किया? तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से लिखा है। किसने? तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से लिखा है। कबीर की बात करें तो कबीर 1398-1518 रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इन्होंने साखी शब्द रमैनी की रचना की थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। कब की थी? सिकंदर लोदी के समय में की थी। लोदी के समय में की थी साथियों। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह, किसके? मेड़ता के रतन सिंह रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। कौन? मीराबाई। देखिए नामदेव वारकरी संप्रदाय से, कौन सा संप्रदाय? ये नामदेव हैं साथियों, ये वारकरी संप्रदाय संबंधित सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन। किसके? तो साथियों बात करें तो ये अकबर जहांगीर के समकालीन तुलसीदास थे। किसके? अकबर और जहांगीर। देखिए तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सबसे उत्तम है। तुकाराम काल 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है और तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे साथियों। वारकरी एक संप्रदाय था साथियों, इससे संबंधित तुकाराम थे। चिश्तियाँ सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में आबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। लेकिन भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर, क्या? गंज सकर थे। यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया के जो आध्यात्मिक गुरु थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज देखा। कितने? इन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का राज शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। चलिए, निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही और सुल्तान उल
औलिया संतों का राजा, यानी कि सुल्तान उल औलिया मतलब संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। कौन थे? कादरी शाखा। देखिए कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। इसके नाम में भी आंसर है, नक्शबंद ने की थी। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो आगे है, क्या कह रहा है? सूफी संत। देखिए सूफी संत और नाम क्या है उसका? शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। इसने सूफी संत ने, शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। सूफी संतों के निवास स्थान खानकाह कहते थे। वो जहाँ रहते थे सूफी संत, उस स्थान को खानकाह कहा जाता था। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी और 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण स्थान है। ये जायसी के द्वारा ही रचित है साथियों। आगे ईसा मसीह, जिसे जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, का जन्म 4 ईसा पूर्व में यहूदियों प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था साथियों। ईसाई मान्यता के अनुसार हम बात करें तो साथियों, ईसा मसीह जो थे सूली पर चढ़ाए जाने, किसके? सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे, मान्यता है साथियों। तो ईसाई के अनुसार मान्यता यह है कि ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए थे। इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। आगे बात करें साथियों, गुड फ्राइडे ईसा मसीह की शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था साथियों। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है, और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई तोपों का प्रयोग किया गया था। इसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। आगे बात करें खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का 17 मार्च 1557, कब? 1557 सॉरी साथियों, 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच हुआ था साथियों। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। चलिए आगे बात करें। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया। कौन सा नारा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो जिहाद का नारा दिया गया था। जिहाद का नारा। इस युद्ध में राणा सांगा हार गए। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी जिसका अर्थ है काफिरों को मारने वाला। क्या है अर्थ इसका? कभी कभी अर्थ भी पूछा जा सकता है कि गाजी शब्द का क्या अर्थ है। इसी युद्ध में तो विजयश्री मिलने के बाद बाबर ने गाजी, काफिरों को मारने वाला का उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। तो युद्ध में भी पूछा जा सकता है, तो साथियों बता देंगे। तो इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। तो घाघरा का युद्ध। आइए घाघरा का युद्ध की बात करें। 5 मई 1529 को हुआ था। कब हुआ था? 1529 को 5 मई को हुआ था घाघरा का युद्ध। अब घाघरा का युद्ध की बात करें, बाबर और महमूद लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ और युद्ध में बाबर विजयी हो जाता है। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। और पूछा जा सकता है साथियों बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था जो कि बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हो जाता है। आगे बात करें, बाबर ने अपनी आत्मकथा तो जो कि बाबरी या उसे बाबरनामा भी कहते हैं, जिन 2 हिंदुओं राज्यों का उल्लेख किया उनके एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ था। एक विजयनगर था, दूसरा मेवाड़ था, जिसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया था। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबरनामा का फारसी अनुवाद करवाया था। 26 जून 1539 को
चौसा का युद्ध होता है। हुमायूं और शेरशाह से क्या होता है, बीच होता है, हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर हुमायूं को शेरशाह से हारना पड़ता है। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। क्या बचाई थी? भिश्ती ने जान बचाई थी। तो आगे बात करें साथियों, 17 मई 1540 को कन्नौज या फिर बिल्लाग्राम का युद्ध होता है और हुमायूं शेरशाह को पराजित होना पड़ता है। हुमायूं को शेरशाह से फिर पराजित होना पड़ता है और पराजित होना पड़ा। उसके बाद विवश होकर वह निर्वासित होकर इधर उधर भटकने लगा, यानी कि भटकना उसे पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध का युद्ध होता है और सरहिंद की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। यानी कि 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ और सरहिंद के युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस लौटा दिला दिया। साथियों, अगले पॉइंट की बात करें। देखिए, अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें साथियों, तो यहाँ आता है शेरशाह। तो शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। जो घिस गए थे सिक्के, उनके स्थान पर शुद्ध सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन और तथा तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन चलाया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, याद रखेंगे इसे। तो आगे क्वेश्चन बात करें, रुपया और दाम की विनिमय दर क्या थी? तो 1:64 थी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपनाह में 1564 में करवाया था। और शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर मात्र एक ही मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। क्या? यानी कि कहने का मतलब यह है साथियों, शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर क्या कहा? यह कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। आइए नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किले, एक कोहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट की थी। साथियों, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों। तो अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। आगे है बिहारी मल जिसे भारमल भी कहते हैं। बिहारी मल पहला राजपूत राजा था जिसने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन दिया था। अकबर ने अब माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था। किसने मारा था? अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अदगा खां की हत्या की थी, इसलिए अकबर ने मारा था। आगे बात करें दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी, जो कि अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी की आत्महत्या कर ली और घिर जाने के कारण रानी ने आत्महत्या कर ली थी। साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना था। अकबर ने अप्रैल में 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था, लेकिन राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली। क्या कर ली? जहांगीर से संधि कर ली और संधि कर ली। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। किसको है? अकबर को है। आइए अगली बात करें साथियों। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, जो कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को ख़त्म कर दिया। आगे बात करें अकबर।
1576 में घोड़ों को दागने की प्रथा, क्या, घोड़ों की दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था। एक बार पहले भी किया गया था, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सकें। आगे बात करें 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने अपनी मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक को संगठित किया जाता। किसके आधार पर? मनसबदारी व्यवस्था। आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी साथियों? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। कहाँ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस प्रकार संविधान में कुछ ना कुछ किसी न किसी देश से लिया गया, इस प्रकार यहाँ देखेंगे मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। आइए आगे बात करें साथियों। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी जो व्यवस्था थी अपने शासनकाल में 11वें वर्ष में आरंभ किया था। कितने वर्ष? यानी कि मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी की जो व्यवस्था लागू की थी अपने शासनकाल के 11वें वर्ष प्रारंभ किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व द्वारा यानी कि वसूली करने के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था। किसकी? जब्ती प्रणाली। अकबर ने शासनकाल में भू राजस्व वसूल करने के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था। आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल शासकों के वास्तविक नाम दिए जा रहे हैं और उनकी क्या उपाधियां मिली थी वो भी देखेंगे साथियों। यहाँ स्पीडली समझेंगे शासक और उपाधियां। चलिए देखते हैं। बाबर की उपाधियों की बात करें तो बाबर बादशाह मिर्ज़ा या गाजी की उपाधि से जाना जाता था। हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी नाम से जाना जाता था। यानी कि इसकी उपाधि थी। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, यानी कि पूरा नाम भी कह सकते हैं और इसकी उपाधि भी कह सकते हैं। आगे बात करें शाहजहाँ की बात करें अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी नाम से ये जो जाना जाता था साथियों। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब की अगर हम बात करें साथियों तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर अहमद बादशाह गाजी, ये इसका जो है साथियों क्या है, यानी कि ये क्या है? उपाधि है साथियों। क्या है? उपाधि है। आगे हम बात करें साथियों, आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा स्पीडली समझते हैं। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह। आगे बात करें तो मोइनुद्दीन जहांदार शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। आगे बात करें अली गौहर की बात करें साथियों तो अली गौहर शाह आलम सेकंड, रफ़ीउद्दौला शाहजहां सेकंड। रफ़ीउद्दौला याद रखना साथियों, रफ़ीउद्दौला शाहजहां सेकंड। हाँ, रोशन अख्तर जिसे मोहम्मद शाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष में 1580 ईस्वी के समय था आईने दह साला टोडरमल बंदोबस्त, जिसका नाम था, नामक नई प्रणाली की शुरुआत की थी और इसके बाद मुगल कानून व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान कर दिया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल माना जाता है। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम टोडरमल बंदोबस्त भी है साथियों। आइए अकबर कालीन भू राजस्व की व्यवस्था की दर को देखते हैं। तो अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था साथियों। आगे देखते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने, यहाँ पर नाम ही पूछा जा सकता है, पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है उसे। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही, क्या है? तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही की स्थापना की। किसने? अकबर 1582 में। आइए, इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था और नहीं किया था किसी ने। मुगल कालीन साहित्य की चर्चा करें तो ग्रंथ यहाँ है, लेखक इस तरफ देख सकते हैं दाहिने साइड, तो देखते हैं बाबरनामा। देखिए यहाँ लेखक है और यहाँ ग्रंथ है। तो बाबरनामा ग्रंथ के लेखक बाबर थे और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, तजुक ए जहांगीरी जहांगीर
पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, और खुलासत उत तवारीख जो कि सुजान राय थे, और फुतुहात देखिए फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर, नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी, और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसकी? अनुवाद विभाग की स्थापना। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया था। यानी अकबर का आदेश हुआ था कि महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में कई विद्वानों ने सम्मिलित रूप से मिलकर प्रयत्न कर इसका फारसी अनुवाद किया था। साथियों, बदायूनी ने रामायण का, किसने? यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। बदायूनी ने रामायण का, साथियों। फैजी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालिया दमन, क्या साथियों? फैजी ने और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया था। किसने साथियों? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों कि बदायूनी ने रामायण, लीलावती ने और फैजी ने लीलावती, क्या साथियों? फैजी ने लीलावती और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकारों में सबसे प्रमुख कश्मीर का कौन था? मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम, क्या पूछा जाता साथियों? जरी कलम की उपाधि थी। किसको? कश्मीर का। कहाँ का? कश्मीर का। प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, एक ग्रंथकार था, इसे जरी कलम कहा गया। किसने? मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। हर विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस गुरु? जगत गुरु। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र शूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। क्या? मुगल कालीन विद्वान था जो कि अबुल फजल था, अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है साथियों। अकबर द्वारा किए गए सुधार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों। अकबर ने क्या सुधार किया था? तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में, जजिया कर को समाप्त 1564 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, महाजर की घोषणा 1579 में, और साथियों दीन इलाही की घोषणा 1582 में। राल्फ फिंच की चर्चा करें तो राल्फ फिंच 1583 से 86 फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, ट्रेडर्स था। क्या था? राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था साथियों, शास्त्रार्थ करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों, सभी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया साथियों। सभी धर्म के लिए 1578 में इसने इबादत खाना का दरवाज़ा खोल दिया। मुग़ल बादशाह एवं उनके मकबरे को देख लेते हैं। किसका मकबरा कहाँ है साथियों? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। चलिए, बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर और शाहदरा में है, जो शाहदरा में पता है, लाहौर शाहदरा। ठीक, आगे देखते हैं। शाहजहाँ आगरा में है इसका मकबरा, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में है इसका मकबरा साथियों। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की। क्योंकि तो अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में ले लेने के लिए इसकी घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख कि महजरनामा क्या है? तो महजरनामा है धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेना, अधिकार में लेना, और इसकी जो है
को तैयार किसने किया था? महजरनामा तो अबुल फजल के पिताजी शेख मुबारक ने तैयार किया था साथियों। महजर को स्मिथ और वुलजेल ने, ये नाम देख लेंगे साथियों, महजर को स्मिथ ने और वुलजले ने, किसने? वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा प्रपत्र कहा। क्या? महजर को स्मिथ ने और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या फिर इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। उपाधियों से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। आगरा के किले में 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक 22 वर्ष से 24 दिन की अवस्था में, 22 से 24 से साथियों दिन की अवस्था में हुआ था। और यहाँ पर यानी कि जहांगीर का राज्याभिषेक जो है हुआ था, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा के किले में हुआ था। और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। उपाधि भी देख लेंगे साथियों। आगे बढ़ें। दू अस्पा एवं सिंह अस्पा, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। दू अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। किसने? जहांगीर ने चलाई थी। 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि, क्या यानी कि साथियों यहाँ पर बात करें तो 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के बीच में चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। किसकी संधि? चित्तौड़गढ़ की संधि। प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल निर्माणकर्ता और वर्ष देख लेते हैं। तो साथियों स्थापत्य या स्थल निर्माणकर्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ स्थापत्य है या स्थल है, स्थापत्य स्थल या वर्ष, यहाँ पर वर्ष को देख लेंगे। देखिए आगरा का फोर्ट, देखिए आगरा का फोर्ट है अकबर, जो कि 1565 से 73, और फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था सन आप देख लेंगे। चार मीनार कुली कुतुब शाह, निशात बाग आसिफ खान, ताजमहल शाहजहाँ ने, जामा मस्जिद शाहजहाँ ने, लाल किला शाहजहाँ ने, हवा महल जो कि जयपुर में है सवाई जय सिंह यानी सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जो कि जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स का, अंग्रेज का, जो कि प्रथम मतलब कि जो जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस, वो क्या, वो जो है ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज था, जो अंग्रेज राजदूत था साथियों। अब मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज भी था ये विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा शिष्टमंडल का नेतृत्व करता थॉमस रो था, यानी कि प्रथम विलियम था, दूसरा थॉमस रो था। जहांगीर से अजमेर में ये मिला था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला था? तो अजमेर के किले में मिला था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि की थी। किस लिए? तो उपाधि क्योंकि इससे खुश हो गया था। आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया था। क्या? जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री थी उसका विवाह कर दिया था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहाँ के समय आया था। यह भी शाहजहाँ के समय आया था साथियों। यहाँ पर जहांगीर है और शाहजहाँ के समय पीटर मुंडी आया था, ब्रिटेन का यात्री। जहांगीर के समय के सबसे उत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। याद रख लेंगे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, जिसे उस्ताद मसूर यहाँ पर बता सकते हैं, उस्ताद मसूर और नादिर उद जमा अबुल हसन को इस उपाधि से नवाजा था। इन्हें कि इसे नादिर उल अस्त्र कहा और उस्ताद मसूर को नादिर उल अस्त्र कहा और नादिर उद जमा को अबुल हसन, इस उपाधि से अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की थी। किसने? सम्राट जहांगीर ने उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। क्या था? पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था उस्ताद मंसूर, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी और उसका नाम तुजुक-ए जहांगारी रख दिया था। क्या? तुजुक-ए जहांगारी। इत्माद दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था और नूरजहाँ
1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति जो पूरी तरह से संगमरमर से बनाई गई थी। अगर पूछा जाए पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई कृति तो बताएंगे आप क्या, इत्मादुल्ला का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। याद रखना, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में है, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, औलिया दिल्ली में है साथियों। आगे लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी लाडली बेगम, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हो गई। शहरयार किसके? जहांगीर का पुत्र था शहरयार। इसकी शादी लाडली बेगम से करवा दी और लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी लाडली बेगम, और इसकी शहरयार से शादी हो जाती है। महाबत खान ने 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 5 फरवरी 1592 में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। किसका? 5 फरवरी 1592 को लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म होता है। आगे बात करें मुग़ल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। मुग़ल शासक और उसका प्रसिद्ध नाम देख सकते हैं आप लोग। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता, जहांदार शाह को लंपट मोर कहा जाता। वेरी गुड, यहाँ लंपट मोर याद कर लेंगे इसे। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। और रफ़ी उद दरजात कठपुतली शासक कहा जाता। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता। क्या? रंगीला। बहादुर शाह फर्स्ट को शाहे बेखबर और बहादुर शाह सेकंड को जफ़र कहा जाता था। और उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। क्या? जगत गोसाई थी उसकी माता, मारवाड़ के शासक के उदय सिंह की पुत्री थी। 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हो जाता है, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हो जाती है। आगे बात करें 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण, बहुत बड़ी उपाधि शायद यहाँ याद कर लेंगे शाहजहां की उपाधि। तो शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि धारण की। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक जिसे इस शीर्षक से साथियों तहत किया था। यानी कि शीर्षक क्या था इसका? सिर-ए-अकबर। उपनिषदों का फारसी का अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने। चलिए अगला, दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपूल ने लघु अकबर कहा है। आप वहाँ पर एक कश्मीर में देखें जो अकबर की संज्ञा दी जा रही थी, और यहाँ पर देखा लघु अकबर। यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को आप याद रख लेंगे कि दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता, दारा शिकोह को इसी कारण से लेनपूल ने लघु अकबर कहा। क्या कहा साथियों? लेनपूल ने लघु अकबर कहा। शाहजहां ने साथियों दारा को, किसको? दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। किसने? शाहजहां ने दारा शिकोह को। आगे मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज जिसे सिजदा, इसको समाप्त कर दिया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। कितनी बार? 2 बार में हुआ था। 2 बार हुआ था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हो जाता है। शामूगढ़ युद्ध। क्या? शामूगढ़ युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हो जाता है, जिसमें दारा पराजित हो जाता है, दारा शिकोह हार जाता है। साथियों उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई का था। किसका? उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध था साथियों, देवराई का था। औरंगजेब ने बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा पर आधिपत्य 1687 में कर लिया साथियों। आगे हम चर्चा करें साथियों, तो अगला आपका क्वेश्चन बनता है औरंगजेब के शासनकाल। क्या? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक हुए थे औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16% तथा शाहजहाँ के काल में 24% थे। कितने? 24%, 16%। देख सकते हैं अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर को समाप्त कर की घोषणा की, यानी कि जजिया कर को समाप्त कर दिया, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया, फिर से लागू कर दिया जजिया कर। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। आगे बात करें बीबी का मकबरा भी, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। किसे? राबिया उद्दौरानी के मकबरे को। इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है, तो बीबी का मकबरा को दी जाती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। मेहरुन्निसा किसकी पुत्री थी? औरंगजेब की पुत्री थी साथियों। आगे औरंगजेब ने जहाँ आरा को, किसको? जहाँ आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि, किसकी? जहाँ आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करा था। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। कौन? मुहतसिब। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। यानी जो वेश्याएँ थी, वेश्याओं को नगर से निकालकर एक नए स्थान पर एक नया नगर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। आगे हम बात करें मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 33 वर्ग। अकबर ने 40वें वर्ष में जात सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भूराजस्व से संबंधित था। किससे? भूराजस्व से संबंधित था। पुर्तगाली द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामशीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था साथियों। आगे हम बढ़ते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्र करवाया था। इसमें सबसे पहले दास्तान ए अमीर हमजा है। क्या है? इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों। क्या? मुगल चित्रकला को स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर, क्या? औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगाती थी। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई थी, यानी प्रतिबंध भी लगाया था और इसके काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई थी। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, यानी कि ये विरोधी जो था संगीत का, लेकिन यह वीणा वादक खुद था। तोड़ी की चर्चा करें तो तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग है, एक प्रकार का ये राग है। हरिदास संप्रदाय संगीत अर्चना केंद्रों की 5 संख्या कितनी थी? 5 थी। वे गायन वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें तानसेन था, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल नाम मिलते हैं साथियों हरिदास संप्रदाय के संगीत में। चले तो आगे बात करें साथियों। अगला आपका क्या है क्वेश्चन? अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। क्या? ध्रुपद गायक थे, गायक घराने के। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों। तानसेन के दरबार प्रसिद्ध, तानसेन जो है अकबर का दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। और तानसेन का मूल नाम की बात करें रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किसका नाम था? तो तानसेन का। आगे अकबर ने इस तानसेन को कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि प्रदान की थी। और बिलास खां जहांगीर के दरबार में प्रमुख संगीतज्ञ था। माहम अनगा ने, किसने?
माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरसा ए बेगम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगलकालीन लेखन एवं उनकी पुस्तकें देख लेते हैं। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं लेखक और पुस्तक, तो स्पीडली इसे समझते हैं साथियों। तो देखिए, निजामुद्दीन अहमद जो कि लेखक हैं तबकाते अकबरी के, अब्बास खां सरवानी ये तारीख़ शेर शाही पुस्तक के लेखक हैं, हसन निजामी ताजुल मसीह के लेखक हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा के लेखक, चंद्रभान ब्राह्मण चहार चमन पुस्तक के लेखक हैं। आगे मोतमिद खां नाम सुना होगा। इन्होंने इकबाल नामा या जहांगीरी को लिखा है, यानी पूरा किया था। आगे बात करें अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। ये इतिहासकार था साथियों। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में जहांगीरकालीन इतिहास का वर्णन किया था साथियों। फारसी मुग़लों की राजभाषा थी। ये फारसी जो थी मुग़लों की राजभाषा थी। पूछा जा सकता है नस्तालीक एक फारसी लिपि है। याद रखना साथियों, क्या है? इस प्रकार कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि किसी को याद नहीं रहते साथियों। नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। औरंगजेब कौन? औरंगजेब। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह का बैसड़ो उपनाम नागरीदास, जिसे राधा का सेवक कह सकते हैं, था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशवदास की रचना है। किसकी? केशवदास की रचना है साथियों। चौथे गुरु, जिसका नाम रामदास, के समय मुग़ल बादशाह अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। क्या? एक प्राकृतिक तालाब था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 5वें गुरु, उनका नाम अर्जुन देव है। 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण इसको जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को फांसी चढ़वा दिया था। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर 2 नाम हैं, ये नगर हैं साथियों। किसने? गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए थे और मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार क्या होता था? सिक्कों को अपनी आय का 10वां भाग, आय का मतलब कि ये जो मनसद प्रथा का चलाई थी, जिसमें सिक्कों के अनुसार अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। इस मसनद प्रथा में सिख हैं, सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास का उपदेश मिलता है साथियों। सिखों के 6 गुरुओं का, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित है साथियों। चलिए आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब। आइए देखते हैं प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य क्या थे। देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु अंगद द्वारा कौन सी लिपि का या फिर गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, तो गुरु अंगद द्वारा किया। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था इन्होंने। गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था और रणजीत सिंह ने उस पर गुंबज जो है लगवाया था। चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। आगे आ जाते हैं गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासक ने अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को जहांगीर ने अर्जुन देव को, औरंगजेब ने तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था साथियों। और आगे बात करें सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़
महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी जाती है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। कहाँ पर? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी का दिन था और आनंदपुर साहिब जगह थी, वहाँ पर की थी खालसा पंथ की स्थापना। बंदा बहादुर मूल नाम लक्ष्मण देव था। क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था अथवा लक्षण देव भी इसे कहा जाता था। शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक करवाया था। छत्रपति की उपाधि धारण की थी। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। और 1680 में, कब? 1680 में बात करें तो शिवाजी को मृत्यु हो जाती है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे, नज़रबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। अष्टप्रधान इनके जो है शासनकाल में थे। आगे बात करें तो राजा राम, क्या? राजा राम 1689 से 1700 तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। 1720 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। उसके बाद मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी मराठा काल में। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, तीसरी लड़ाई होती है 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। आगे बात करें अहिल्याबाई ने, किसने? अहिल्याबाई ने मराठों के होलकर वंश की शासका थी। जो अहिल्याबाई किस वंश की शासका थी? तो होलकर वंश की शासका थी मराठों के। आगे बात करें होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। कहाँ पर काबिज था? तो होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। 1707 की अगर हम चर्चा करें तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्ष के पुत्र मुअज्जम शाह, शाह आलम जिसे कहा गया है, यानी शाह आलम भी कह सकते हैं, मुअज्जम कह सकते हैं, ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाल ली। मुअज्जम शाह ने बहादुर शाह के नाम से सत्ता संभाल ली। आगे शाहजहाँ द्वारा, देखिए शाहजहाँ द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध सिंहासन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहाँ द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक, और उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। क्या नाम था? अली गौहर था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिच खान ने की थी और जिसको निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। क्या था? सवाई जयसिंह था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएँ बनाई थी। तो साथियों, यहाँ पर हमारा मध्यकालीन भारत इतिहास जो है, भारत का इतिहास कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में साथियों, जिसमें हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम कवर करेंगे, यानी आधुनिक भारत कवर करेंगे। तो साथियों, यदि इस PDF को आपको लेना है साथियों, तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।